सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स के ऊपर। सो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट, कि जो डिमांड होता है वो कैसे क्रिएट होता है। देखो, सबसे पहले तो डिमांड क्रिएट होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारी नीड, मतलब हमें ज़रूरत हो। दूसरा हमारा गिवन प्राइस पर। और तीसरा कि जब हमें ज़रूरत है उस टाइम पर हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। तो बेसिकली डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे पास नीड भी होनी चाहिए, प्राइस भी जो है वो भी होना चाहिए, गिवन प्राइस, एंड उसी टाइम पर भी हमें जो है वो चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो इसे हम डिमांड कहेंगे। अगर क्वेश्चन में साथ में आपके पास डिज़ायर और वांट भी है तो दैट मीन वो भी डिमांड को क्रिएट करने का एक माध्यम है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास मैच करना है हमें। फर्स्ट है यूटिलिटेरियन अप्रोच, सेकंड है ऑर्डिनल अप्रोच, तीसरा है प्राइस कंजप्शन कर्व और चौथा है आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसको हमें मैच करना है। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ हिंट, तो आपके पास क्वेश्चन में जो अगर आपको क्वेश्चन सचमुच आता हो तो आपको ये भी पता होगा कि आप कोई भी एक टॉपिक इसमें से उठा लीजिए जिसको आप मैच कर सकते हैं किसी भी एक टर्म से यहाँ से। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पाते हैं, अगर यूटिलिटी अप्रोच का आपको पता है, यू से यूटिलिटी अप्रोच एंड यू से अगर आप देख पाएँ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई। तो यू से यूटिलिटी और यू से ये, तो ये आपका मैच हो गया इससे। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड कहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन में, ये रहा। अल्टीमेट आपके पास ये जो है बिना देखे तो आप मतलब कि डायरेक्ट ये कि हाँ चलो अगर ये हमारा आंसर है तो बाकी और कहीं भी थर्ड नहीं है तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट है, अगर आपको अच्छे से पता है तो। अदरवाइज़ मान लीजिए थर्ड की जगह आपके पास ये वाला थर्ड है, बी में भी हो, ए में, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, बाकी में भी एक दो को मैच करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में है कि क्या, कि ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच है उसका आंसर आपका MRS है, यानी कि मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही प्राइस कंजप्शन कर्व की बात करें तो प्राइस कंजप्शन कर्व किससे रिलेटेड होता है, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व से। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका, इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जहाँ पर आपके पास दो जो प्रोडक्ट हैं उसमें आपको मतलब कि कितना आपका जो है कम्बिनेशन बैठेगा, कि उन दो प्रोडक्ट में आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है ए प्रोडक्ट की लेना चाहते हैं, कितना बी की लेना चाहते हैं, यानी कि आप दो के बीच में क्या कर रहे हैं, एक तरह से कम्बिनेशन को जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व होता है। इसके बाद बात करें तो ऐसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये MRS जो है होता है हमारा मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स प्रोडक्ट का वाई पर। ऐसे ही मार्शल किसके बराबर हो जाएगा, MRS वाई का एक्स पर। तो मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने, किसी एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के चक्कर में, वह ज़्यादा खरीदने के चक्कर में आप दूसरे वाले की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल आप बार बार पढ़ते भी हैं, वो रहता है हमारा क्या, कि एप्पल एंड ऑरेंज के बीच में। अगर आपको एप्पल एंड ऑरेंज के बीच, मान लीजिए आपको एप्पल की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा तो आप ऑरेंज को थोड़ा कम खरीदेंगे। अगर आपको ऑरेंज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फ्रूट्स में तो आप एप्पल को थोड़ा जो है कम कर देंगे। तो ऐसा कम्बिनेशन रहता है, वही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को दर्शाता है। तो आपका आंसर ये रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है आपका मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू मार्शल रेट ऑफ वाई एक्स। तो ये था आपका यहाँ पर। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो लर्नर इंडेक्स मेज़र है, लर्नर इंडेक्स जो है वो किसको मापता है। तो लर्नर इंडेक्स को मैं बता दूँ, ये मापता है मार्केट की पावर को। मतलब कि जैसे कि आपने अगर मोनोपोली मार्केट पढ़ा है तो उसमें लर्नर इंडेक्स जो है वो मार्केट पावर को जो है मापने का एक तरीके से साधन है, मेथड है। और उसका जो दूसरा साधन है वो है, उसमें दूसरा जो मेथड था वो था बेन का मेथड था। तो लर्नर इंडेक्स का जो फॉर्मूला है आपका वो P माइनस MC अपॉन में P रहता है बेसिकली। तो इस तरह से आप मार्केट की पावर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया A। ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। कैसे आप मैच करते हैं, मैच करना है आपको। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन है, ऑलिगोपॉली है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली है। तो सिंपल सी बात है, मैं बात करूँ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली की, तो डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब कि अलग अलग कर देना। मोनोपॉली में डिस्क्रिमिनेटिंग किस चीज़ का होता है, प्रोडक्ट का या प्राइस का। तो आंसर है प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, अलग अलग ना, तो एक प्रोडक्ट को आप अलग अलग प्राइस पर सेल कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली क्या है आपका आंसर, डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट लिए आप अलग अलग प्राइस जो है चार्ज कर रहे हैं, दैट्स वाई आपने मोनोपॉली क्रिएट की और इसी वजह से इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉली बोला जाता है। तो डी का आंसर हो गया 1। तो डी का आंसर 1 कहाँ है,
मैच कीजिए, ये रहा। तो सीधी सी बात है, अगर ये एक में ही है आपका डी का फर्स्ट पार्ट यहाँ है, बाकियों में नहीं है, तो इट मीन ये सीधा सा आंसर है। तो आप टाइम बचाएं, सीधा इस पर टिक कर दें ए पर। ऐसे अगर मान लीजिए अगर D1 यहाँ पर भी है और कहीं और भी होता है डी का फर्स्ट, तो आप और भी मैच कर सकते हैं। ओलिगोपॉली की बात करें तो ओलिगोपॉली में क्या है, एक फर्म जो है डोमिनेंट होती है, जो प्राइस डिसाइड करती है, बाकी सब उसको फॉलो करती हैं। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी जो है आपकी ओलिगोपॉली में अप्लाई की जाती है। तो सी का हो गया आपके पास सेकंड आंसर। ऐसी अगर आप बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है आपका आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था परफेक्ट कंपटीशन का, जब हमने किया था टॉपिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो जाएगा आपका, जो बच गया वो किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जबकि प्राइस का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है हमारा मोनोपोली में। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है अब हमारे पास स्टैट के कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ देर आर 8 पॉसिबल क्लासेज, आपके पास 8 पॉसिबल क्लासेज हैं अंडर कंसिडरेशन फॉर अ गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट किससे रिलेटेड है आपका, काई स्क्वायर टेस्ट से। तो द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी, क्या होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, बिकॉज डिग्री अगर आपको मेज़र करना है तो आपके पास कॉलम का भी होना ज़रूरी है एंड आपके पास रो का होना भी ज़रूरी है, तभी आप डिग्री को मेज़र कर सकते हैं। ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो दे रखे हैं और ना ही नंबर ऑफ़ कॉलम दे रखे हैं क्वेश्चन में। दैट्स वाई हम इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टैटिक फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा हर, अंश बटा हर। जो न्यूमरेटर है आपका वो कहता है हमेशा ज़्यादा होता है किसे, डिनोमिनेटर से। ऐसा कौन सा फार्मूला है, तो ऐसा सिर्फ एक ही फार्मूला है, एफ टेस्ट। एफ़ की वैल्यूज़ जब फाइंड आउट करते हैं, एफ टेस्ट जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमेशा आपको न्यूमरेटर जो है, अगर आपने देखा हो वेरिएंस का स्केयर करते हैं आप वहाँ पर, वेरिएंस का स्केयर करते हैं। जो आपका वेरिएंस का आंसर होता है वो सेकंड डाटा के वेरिएंस से हमेशा ज़्यादा होता है फर्स्ट डाटा का। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है आपका वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑर्डिनल स्केल। देखिए ऑर्डिनल स्केल से आप जो है टेस्ट कैन बी अप्लाइड, कौन सा टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक जो टेस्ट हैं वो आपके 3 तरह से थे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। उसके अलावा जितने भी आपके टेस्ट हैं वो सभी जो हैं नॉन पैरामेट्रिक हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, क्रस्कल-वालिस टेस्ट हो गया, विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट हो गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि पैरामेट्रिक तो हो नहीं सकता, पैरामेट्रिक एक ही है आपका। या आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक कौन कौन से हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए जो हमारा ये आंसर है जेड टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक है ना, तो ये तो आंसर है नहीं। और वैसे भी ऑर्डिनल स्केल से हम नॉन पैरामेट्रिक को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास जो 3 रह गए वो हमारे क्या हैं, बेसिक सी ऑर्डिनल स्केल से अप्लाई करने वाले टेस्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है हमारे पास, सी ऑप्शन में। तो जहाँ पे सेकंड ऑप्शन ना हो वो सेकंड ऑप्शन यहाँ है और यहाँ है। तो दैट्स वाई तीनों आंसर नहीं हो सकते, तो बचाइए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना भी स्टेट्स बना है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और रेयर चांसेस में यूज़ होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और थोड़ा उससे ज़्यादा चांसेस में यूज़ होता है बाइनोमियल। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं हमेशा पूरे स्टेट में, जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं रिग्रेशन के हैं या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हैं, या आप स्टैंडर्ड टेंडेंसी की बात करते हैं कि मीन मीडियन मोड की बात करते हैं, तो ये सभी के सभी किस पर बेस्ड होते हैं, टोटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो कोई पूछे कि स्टैट के क्वेश्चन किस पर बेस्ड हैं या स्टैट किस पर बेस्ड है, टोटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। बट हम यहाँ पे बाइनोमियल एंड द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते, भले ही वो कम यूज़ होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो यूज़ होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने अगर टेस्ट पढ़े हैं तो उसमें डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट मीन जो होता है उसके बीच में भी हम इंडिपेंडेंट मीन्स के बीच में जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। डिपेंडेंट मीन्स के बीच में भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तब भी। अगर आपने ना पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा हो, जेड जो लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बोला जाता है जिसको, तो उसमें डिपेंडेंट मीन्स के बीच में डिफरेंस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और प्रोपोर्शन जो है हमारा
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है, उन तीनों का जो है हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस वेरीफाई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपको ये आता है तो, अदरवाइज़ आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको नहीं आता है कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं जिससे आपको इन टेस्ट के बारे में भी क्लैरिफिकेशन हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में आप समझना चाहें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। तो ऐसा आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये पूछा गया है कि ये बताइए कि किस में एफ टेस्ट जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, कौन सी सिचुएशन में। तो मैं आपको बता देती हूँ 4 ऑप्शंस रीड करके। फर्स्ट है हमारा टू कंपेयर मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन्स, येस ऑब्वियसली होता है, बिकॉज आप अनोवा टेबल करें तो 2 से ज़्यादा वेरिएंस के बीच में अगर डिफरेंस चाहिए तो आप वहाँ भी एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस। देखिए सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि जो आपका है फार्मूला, तो उसमें फार्मूला था कि आप वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डाटा डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ सेकंड डाटा ना। तो जो जिसमें ज़्यादा आंसर है वेरिएंस का वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसमें आंसर वेरिएंस का कम है वो नीचे रहेगा सेकंड डाटा का। ज़रूरी कि वो सेकंड डाटा हो, मतलब कोई भी डाटा फर्स्ट सेकंड जो भी गिवन हो इनमें से। तो क्या सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस से या सिंगल सैम्पल वेरिएंस से, एक सिंगल वेरिएंस से क्या आप एफ टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट 2 पॉपुलेशन वेरिएंस, यस बिल्कुल कर सकते हैं। 2 पॉपुलेशन वेरिएंस आपने फार्मूला पढ़ा है। और द टू स्टडी अबाउट रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, यस बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन है तो उसकी स्टडी के लिए भी आप एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं, ये एक नई चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखें। बट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस तो नहीं जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन विच स्टैटिकल टेस्ट शुड बी अप्लाइड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग। मेंशन किया गया स्पेशल कोचिंग की बात की है ऑन द मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट। मतलब कि देखिए स्पेशल कोचिंग की बात की जब उसे स्पेशल कोचिंग दी गई और जब नहीं दी गई, मतलब स्पेशल कोचिंग लेने से पहले क्या उसका मतलब कि रोल रहा स्टडी के अंदर, और स्पेशल कोचिंग लेने के बाद क्या रोल रहा, ठीक है। तो भाई क्या उसने स्कोर किया स्टडी में। तो सिंपल सा आंसर है कि ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा टेस्ट यूज़ होता है कि पहले और बाद का कंपेयर करना हो। किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को आप लाकर अप्लाई कर रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो अप्लाई नहीं किया था तो उससे पहले क्या आपके रिजल्ट्स थे और उसके बाद के क्या रिजल्ट्स थे। तो मैं आपको बता दूं हमेशा इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट टेस्ट की बात भी कर रहा है तो पेयर टी टेस्ट की बात की जाती है, टी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टी टेस्ट का नाम स्टूडेंट टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो ये आप टी टेस्ट का हमेशा आप बताएंगे कि बाद में और पहले का कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, टी टेस्ट का। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, तो लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। तो थैंक यू। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी एक तरह से ना मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मतलब उन्हें पढ़ाना जो है मेरा पसंद आ रहा है या कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है। दैट्स वाई मेरे लिए भी एक आप मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू।